आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ मैं हूं आशीष और आज हम अपने कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में कैंसर की बात कर रहे हैं। कैंसर रोग से जुड़े हुए तमाम सवालों का जवाब हम रेडियो खीरी के माध्यम से आप सभी को दे सके। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर रोमिता सिंह, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोमिता सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को आप प्लीज़ बताएं कि कैंसर रोग क्या है, तो एटलीस्ट उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के लिए तुरंत जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बता दें आप कैंसर के बारे में, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जी, बेसिकली मैं जो हमारी महिलाएं हैं, मैं उन्हें थोड़ा जागरूक करना चाहूंगी, स्पेशली आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। यह कैंसर जो होता है यह स्तन में होता है और ये दुनिया भर की महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है। या किसी भी उम्र में अभी हो सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र में इसका खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इससे घबराहट होने की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अगर शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब मैं इसके मुख्य लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगी। इसके मुख्य लक्षणों में स्तन या बगल में गांठ महसूस होना है, स्तन के आकार या बनावट में बदलाव होना, त्वचा का धंसना या लाल होना, निप्पल से स्राव होना या निप्पल का अंदर की ओर मुड़ जाना, या फिर स्तन के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द बने रहना। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी लक्षण लगता है तो आप अपने नजदीकी जैसे CSC, PSC या फिर जो भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ के डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। और इसकी रोकथाम में बेसिकली जो आता है वो है आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मतलब हर महीने आपको अपने ब्रेस्ट का खुद एग्जामिनेशन करना है। जैसे आपको देखना है कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है या फिर निप्पल से कोई स्राव तो नहीं आ रहा है। ये सब चीजें आपको देखनी है। अगर इसमें से आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लें और सही से जांच कराएं। जांच में बेसिकली आपका होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो होती है ये 40 साल से ज्यादा की औरतों में एडवाइस होता है जो कि कराना चाहिए। और 40 साल की उम्र की महिलाओं को अपने नजदीकी सेंटर्स पे जहाँ पे भी मैमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे स्क्रीन करा लेना चाहिए। पहले तो कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। आजकल इतना ज्यादा मेडिकल फील्ड में ग्रोथ हो चुकी है कि कैंसर की किसी भी स्टेज में हम क्योर कर सकते हैं, चाहे वो स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। बेसिकली 1 और 2 के जो कैंसर्स होते हैं स्टेज के, वो हम अच्छे से क्योर कर सकते हैं। उसमें जो 95% चांसेस है कि हम पूरा कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। 3 और 4 में क्योर के वो चांसेस कम हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। और इससे बचने का यही है कि हम अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहें, आसपास जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे हम मिलते रहें। स्क्रीनिंग जो एक मेन वो होता है कि हम किसी भी कैंसर को अपने अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंसर आपका अर्ली स्टेज जैसे स्टेज 1 में या स्टेज 2 में डायग्नोज हो जा रहा है तो उसको हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। ठीक है मैम, चूंकि बहुत सारी इसमें बातें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं हमारे लिसनर्स को, और वो लोग जो खासकर महिला वर्ग है और महिलाओं में एक चीज़ बहुत होती है, एक शाइनेस होती है, एक शर्माहट होती है इस चीज़ को लेकर कि भाई हम किसी से इस बारे में कैसे बता सकें। और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि सेल्फ एग्जामिनेशन आपको करते रहना है टाइम टू टाइम। अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्टोमेटिक कंडीशन में आपको लगता है कि आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं आप कि कैसे वो चीज़ें एग्जामिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें इमीडिएट अपने घर में क्या चीज़ें एटलीस्ट बता देनी चाहिए इससे जुड़ी हुई, जिससे उनको कहीं ना कहीं मेडिकेशन के लिए आगे ले जाया जा सके। अभी
हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का, जी। तो हम उसी के बारे में बताएंगे। जी। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में जो मेन आपका है उसमें मैंने बता दिया ऐसे कि स्तन में कोई भी गांठ महसूस हो सकती है आपको। कोई जरूरी नहीं है कि जो गांठ आपको महसूस हो रही है वो कैंसर जनक ही हो। कई तरह की गांठें होती हैं जो बिनाइन भी हो सकती हैं और आपके कार्सिनोजेनिक भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी गांठ महसूस हो रही है तो उसको लाइटली नहीं लेना। जैसे कि आप नहा रहे हैं और आपको ऐसे ही फील हुआ कि नहीं कोई कुछ गांठ लग रही है, तो उसको अपनी उंगलियों से सही से पाल्पेट करें और देखें कि वहाँ कोई गांठ है तो नहीं। अगर है तो कम से कम, अगर आप यंग फीमेल हैं तो अपने पेरेंट्स से बोलें कि हाँ ऐसा फील हो रहा है। या फिर आई थिंक अगर हम गांव से बात करें तो गांव में आपकी आशाएं होती हैं, आई थिंक जो देख रही होती हैं। तो अभी NHM के थ्रू भी आई थिंक बहुत सारे प्रोग्राम्स चल चुके हैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एंड आपके सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के। तो उसमें जो आपकी आशा बहुएं हैं ना, उन्हें भी ट्रेन किया जाता है इस चीज के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप किसी गांव देहात से आ रहे हैं और आपकी आशाएं बहुएं आपसे मिलने आती हैं, तो आप उन्हें भी ये चीज कन्वे कर सकते हैं। वो आपको जो नजदीकी सेंटर्स हैं, जैसे CSCs हैं, PSCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे ले जाएंगी और वहां पे ले जाके जो इसके आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलके आपका एग्जामिनेशन वो प्रॉपर करा देंगी। प्लस इसके लिए जो आपकी जांचें होती हैं, शुरुआती जांचें, जैसे कि मैमोग्राफी बताया मैंने, और अगर यंग फीमेल है जो लेस देन 40 ईयर्स है उसमें आपका अल्ट्रासाउंड एडवाइस होता है। तो एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे। अगर कुछ भी डाउटफुल लगता है तो पहली जांच होती है FNAC, जिसमें हम कंफर्म करते हैं कि इसमें कोई कैंसर जेनिक सेल तो नहीं आ रही है। अगर कोई भी कैंसर जेनिक सेल उसमें आ रही होती है तो उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाते हैं, वो होती है बायोप्सी। बायोप्सी जो होती है वो हमारी कंफर्मेशन टेस्ट होती है। अगर उसमें कंफर्म होके आता है तो आप हायर सेंटर की तरफ जा सकते हैं, जो टर्शियरी केयर सेंटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा अस्पताल है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट। ये कैंसर डेडिकेटेड अस्पताल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी भी आपके नजदीकी जो भी सेंटर्स हैं लखनऊ में, आप वहाँ पे जाके मिल सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब हम इलाज पे आए अगर, तो इलाज में बेसिकली आपका होता क्या है। एक बात जानना चाहूंगा मैं, इलाज से पहले क्या आप कुछ कारण या जोखिम, यानी कि जो हमारे कॉजेज एंड रिस्क्स हैं, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे श्रोताओं को? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आजकल वो क्या रहा है, जैसे बहुत सारी जो माताएं होती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना चाहती है, ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। ब्रेस्ट फीडिंग कराना सभी माताओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एक तो बच्चा हेल्दी होता है, बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी। दूसरा, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इससे जो आपके कैंसर होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, लोग लेट शादी कर रहे हैं, तो लेट मैरिजेस होना, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल जो हम देख रहे हैं कि इंसिडेंस ऑफ द कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट हमारी लाइफ स्टाइल हमारी बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी है। इस वजह से बहुत ज्यादा इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है कैंसर का। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल लें, खान पीन में एक अच्छा प्रोटीन से भरपूर हुआ खाना लें, अच्छा लें, हरी साग सब्जियां खाएं, फल फूल खाएं, और पानी जितना ज्यादा आप पी सकते हैं उतना ज्यादा आप पानी पिए। कम से कम 2 से 3 लीटर कोशिश करें कि इतना पानी, मतलब दिस इज नॉट अ मैक्सिमम ड्रिंक, जो जितना बर्दाश्त कर पाए उतना ही पीना है, तो वो आपको लेना है। बेसिकली हम अपना लाइफ स्टाइल इतना अच्छा मॉडिफाई कर पाएंगे, इन सब चीजों से हम उतना अच्छा अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, लाइफस्टाइल का आपने जिक्र किया, तो जैसा आजकल के टाइम पर खासकर यंगस्टर्स में है, उसमें जिमिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हम अपनी टोन्ड बॉडी रखें, और उसके लिए हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, न सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल भी। तो क्या एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, चूंकि हार्मोनल सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं बहुत सारे? जी, उसमें देखिए आपको क्या करते हैं, वो हाई प्रोटीन दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मॉडिफाइड करके उन चीजों को। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना डाइट कंट्रोल रखते हैं, एक अच्छा संतुलित आहार लीजिए, पानी पीजिए, जो अपने आपके नॉर्मल रूटीन काम है आप वो प्रॉपर करिए, तो आपकी लाइफ उसमें आपको जिम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम इज दैट की लाइफ धीरे धीरे आपकी सेडेंटरी होती चली जा रही है, आप अपना वर्कआउट कर नहीं रहे हो, बट अब दूसरों को देख के आप लोग का हैबिट होती चली जाए, नहीं हमें भी जिम ज्वाइन करना है, ये सब चीजें हैं। तो दैट इज द थिंग, अगर आप अपना काम खुद कर रहे हैं, सारी चीजें अपनी लाइफ स्टाइल अगर मॉडिफाई करके, जो आपका एक नॉर्मल रूटीन काम भी है अगर वो भी आप नॉर्मल सही से कर लें, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सब चीजों से फर्क पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं,
के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका प्रिजर्वेटिव्स ये सब चीजें मिक्सअप रहती हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ को हार्म करती हैं जी। और कार्सिनोजेनिक भी हो सकती हैं। तो इन सब चीजों को आई बहुत थिंक अवॉइड बहुत सारी हैबिट्स में हमारी एक जो हैबिट है चाय पीने की, तमाम लोगों की एक आदत होती है कि वो खाली पेट अगर हैं, सुबह मॉर्निंग टी उन्होंने फर्स्ट लेनी है, कई लोग बेड टी लेते हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि चूंकि चाय को भी कार्सिनोजन के तौर पर ही लोग जानते हैं, कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं, तो ये इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगी आप? आई थिंक ये इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है कि आप Okay. खाली पेट चाय पी रहे हैं तो उससे हो जाएगा। हम्म। देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर आप किसी भी चीज को एक्सेस में लेंगे तो वो आपके लिए हमेशा ही हार्मफुल रहती है, Okay. चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे कुछ और हो। तो एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। दिन में 1 और 2 कप इज इनफ फॉर द टी। ये नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर दे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ना ही तो मैं कहूँगी कि शुगर लेने से कैंसर हो जाता है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो मिथ कि हम शुगर ले रहे हैं तो कैंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। आप एक लिमिटेड अमाउंट में हर चीज का सेवन कर सकते हैं। आप एक लिमिटेड अमाउंट में अच्छी क्वालिटी का दूध यूज करके, इन सब चीजों का यूज करके आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप ट्रीटमेंट की बात कर रही थी, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस में महिलाओं के लिए खासकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? देखिए अगर कंफर्मली डायग्नोस्ड हो जा रहा है कि ये सीए ब्रेस्ट है, बिल्कुल कंफर्म है, विद द बायोप्सी हम पता कर चुके हैं, तो उसके बाद फिर हम पहले रोल आउट करना चाहेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कि कौन सा ये स्टेज है। स्टेज के अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। बेसिकली ब्रेस्ट के कैंसर में आपको तीनों चीजों की जरूरत होती है, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी की, तीनों चीजों की जरूरत पड़ जाती है। तो बेसिकली ये मल्टी मोडलिटी ट्रीटमेंट हो जाता है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कीमो के लिए आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, रेडिएशन के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की, और सर्जरी के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की। तो इसके लिए फिर आपको टर्शियरी केयर की हेल्प लेनी पड़ जाती है, जहाँ पे सारी टीम आपकी एक साथ अवेलेबल रहती है। तो यही रहता है। अब उस चीज के देखिए फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो चीजें हम पहले एक्सप्लेन कर दी जाती है पेशेंट को, फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आज भी यहाँ पे भी वर्ल्ड कैंसर डे था, यहाँ पे भी 5 इयर्स के सर्वाइवल पीपल थे जो 5 इयर्स पहले ट्रीटमेंट ले चुके हैं और आज सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट एनी डिजीज। तो बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट ये है सारी महिलाओं से कि पहले तो वो शर्माए नहीं। अगर उनको ऐसी चीजें फील हो रही हैं, लग रहा है कहीं कोई लंप है या फिर शाव हो रहा है या फिर निप्पल अंदर की तरफ धंस रहा है या फिर स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं ब्रेस्ट में, तो अपने घर वालों को पहले बताएं, वो अपने आशा बहुओं से मिलें और आसपास के डॉक्टरों से मिलकर उसका वो कराएं, कंफर्मेशन कराएं। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट आप अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर अच्छी डाइट ले रहे हैं तो। प्लस आपका जो चिकित्सक जो है, आपका जो ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, वो जो आपको एडवाइस कर रहा है, अगर आप उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है और आप इजीली टॉलरेट करके कैंसर से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो इलाज के प्रोसेसेस हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बहुत महंगा इलाज है, लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, क्या क्या विकल्प हैं इलाज के जिसके थ्रू वो इतनी गंभीर बीमारी का इलाज भी बहुत आसानी से करवा सकते हैं? हाँ, इस बीमारी के संपूर्ण इलाज के लिए गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। गवर्नमेंट आजकल आपके हेल्थ को लेके बहुत जागरूक है और उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं आपको दे दी हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल हैं सब में लगता है। आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाके अपना इलाज आप आयुष्मान कार्ड से करा सकते हैं। दूसरा है आपका सीएम और द पीएम फंड। उस फंड में आपको इंस्टीट्यूट एक फंड दे देता है, एक एस्टिमेट दे देता है कि एस्टिमेट है, फिर गवर्नमेंट पेशेंट के नाम पे पैसा आपके इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर देती है और आप उस पर इलाज करा सकते हैं। तीसरा, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको दीनदयाल उपाध्याय फंड का भी लाभ मिल सकता है। और बाकी कई अस्पतालों में ऐसे कि कैंसर कार्ड या फिर असाध्य रोग योजना, ये सब भी चीजें रहती है, तो इसमें अस्पताल से ही आपको कुछ एक फंड प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपको एक लिमिटेड फंड प्रोवाइड कर दिया गया और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा, जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल हैं उसमें जितना भी कॉस्ट है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी का, ये बहुत मिनिमम चार्जेस हैं। तो आप अगर कहीं ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ पे आपको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है या फिर और भी इश्यूज हैं, तो ये सारी सुविधाओं के साथ ही आप बहुत ही कम प्राइस में इलाज करा सकते हैं सारे गवर्नमेंट अस्पताल में।
कीमोथेरेपी का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, हर जगह कीमोथेरेपी कॉस्ट बहुत कम कर दी गई है, तो इजीली आप करा सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होती है। और अगर इसमें मैं KSS कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करूं तो उसका कितना बड़ा रोल होता है इलाज में? कैंसर इंस्टीट्यूट देखिए पूरा सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, तीनों ही चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, और सारे विशेषज्ञ के जो है काफी अच्छी जगह से सब अपना डिग्री कंप्लीट करके आए हुए बैठे हैं, और जो काफी टाइम से पिछले 7-8 साल से यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई, और बाकी जो मैंने आपको फंड रिलेटेड बात बताई कि हाँ हमारे यहाँ फंड अवेलेबल है, तो इसमें सारे फंड हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप भी काफी कम कीमतों पे आप सही से इलाज यहाँ पे करा सकते हैं। अच्छा, कई सारे मिथ्स भी बहुत रहते हैं, लोग भ्रम में भी रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम 1-2 लाइनों में उनके कुछ भ्रमों को भी दूर कर दें। जी हाँ जी बिल्कुल। सबसे बड़ा भ्रम जो मैं यहाँ ओपीडी में बैठ के देखती हूँ वो होता है मुझे बायोप्सी नहीं करानी है। क्यों नहीं करानी है? क्योंकि बायोप्सी के बाद डिजीज बढ़ जाती है, उनका ये कहना है। दूसरी चीज लोगों को पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि हम बायोप्सी कराएंगे तो हमें कट लग जाएगा या फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। देखिए कुछ जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ पे बायोप्सी ऐसी हो जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट के कैंसर में आप ले लीजिए। ब्रेस्ट के कैंसर में हम जो होती है उसमें गन नॉर्मल यूज करते हैं जिससे कि बायोप्सी की जाती है। गन मतलब ऐसी करनी नॉर्मल, उसमें एक निडल लगी रहती है, एक निडल होती है जिसको जैसे FNAC के टाइम पे एक निडल डाली जाती है वैसे ही इसमें डाली जाती है बायोप्सी के टाइम पे। बस एक मोटे से निडल डाल के और टिश्यू निकाल लिया जाता है, उसमें कोई कट नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। और कोई भी जो आपकी भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि ट्यूमर ग्रोथ हो जाती है बायोप्सी के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है और आपको कोई भी चिकित्सक जो आपको देख रहा है अगर बायोप्सी के लिए एडवाइस कर रहा है तो प्लीज आप बायोप्सी के लिए प्रोसीड करिए, बिकॉज दिस वन इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके बिना हम कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ मुझे यहीं पे लगता है। बाकी थोड़ा बहुत खाने पीने को आता है, जैसे कि चीनी खाएंगे तो शुगर, या फिर शुगर है तो कैंसर हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं हर चीज कोरिलेट होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होती है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, खाऊं पीऊं नहीं, ये नहीं करूँ। आप हर चीज एक लिमिट अमाउंट में कर रहे हैं तो फाइन, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बेसिकली यही सारी भ्रांतियां रहती हैं। बेसिकली जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है वो है बायोप्सी ना कराना। अगर आप बायोप्सी नहीं करेंगे तो हम इलाज कैसे प्रोसीड करेंगे? और दूसरी चीज ये है कि लोग कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से डर जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अन्य दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। तो अन्य दवाइयां लेने के बाद शुरू में तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बट जब हमारे पास आप वापस आते हैं तो स्टेज 4 में आप लैंड अप कर चुके होते हैं। उस वक्त जो हमारी दवाइयां हैं वो भी काम नहीं करती। तो मेरा सही निवेदन है कि कैंसर के नाम से आप डरे नहीं, कीमोथेरेपी के नाम से आप डरे नहीं कि नहीं हमने कीमोथेरेपी लेंगे तो ये हो जाएगा। मैं देखती हूँ ना कि आसपास के लोगों से लोग रिव्यू लेके आते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं उन्होंने इलाज कराया तो उनके साथ ये हो गया। सब कुछ जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टेज में है वो भी उसी स्टेज में रहो। मैंने बताया कि स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक का जो ट्रीटमेंट और उसके आउटकम्स जो है वो सब स्टेज पे डिपेंड कर जाते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली आपकी एज क्या है, और ये एग्जामिनेशन से ही पता चलना है, इसलिए आपको टेस्ट कराना, प्रॉपर टेस्ट कराना बहुत जरूरी भी है। एग्जैक्टली। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो उसको ऐसे हल्के में नहीं लें, प्रॉपर टेस्ट कराएं और उसको कंफर्म कराएं, ये जरूरी है। ये तो रही ब्रेस्ट कैंसर की बात, लेकिन हम चाहेंगे, जैसा हमने पहले भी बात की, कि हम लोग सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी चर्चा करेंगे, तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे कैसे हम इनको समझ सकते हैं और अपने इलाज के लिए कैसे आगे बढ़ें। जी, अभी हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की, अब मैं आपको जो मुख्य लक्षण सर्वाइकल कैंसर के होते हैं वो मैं बताऊंगी। देखिए सर्वाइकल कैंसर के जो मुख्य लक्षण है उसमें यह है कि असामान्य योनि से रक्तस्राव, मतलब आपके जो नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, जो आपको नॉर्मल महीना आता है, उसके अलावा भी अगर महीने के बीच में कभी भी आपको ब्लीडिंग हो जा रही है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये असामान्य है, जो कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। दूसरा, अगर आपकी योनि से दुर्गंध युक्त स्राव हो रहा है तो वो भी आपको लाइटली नहीं लेना है। कोई भी व्हाइट डिस्चार्ज, तो नॉर्मली व्हाइट डिस्चार्ज हमेशा ऐसे नहीं होते, कार्सिनोजेनिक ही होते हैं, लेकिन हाँ व्हाइट डिस्चार्ज इज ऑल्सो नॉर्मल, लेकिन उसमें अगर बदबू आ रही है या फिर बहुत लंबे टाइम से हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो जरूर से आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है।
इसका मतलब ये नहीं मैंने बोल दिया वाइट डिस्चार्ज, तो वाइट डिस्चार्ज को लेके सारे को ऐसे नजर आना है कि नहीं सारा ही कार्सिनोजेनिक है, बस जी। नहीं कि वो सारे ही कार्सिनोजेनिक नहीं होते, उसमें भी कुछ डिविजन्स होता है, जैसे कि बदबूदार होना, ज्यादा होना, ये सब चीजें जो होती हैं वो हो सकती हैं और ये इन्फेक्शन में भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, वो रूल आउट करेंगे कि ये कार्सिनोजेनिक है या इन्फेक्शन है, उसको बजाय अपने साथ अपने आप खुद डील करने के। और इसकी रोकथाम के लिए देखिए यही है कि मेन अभी गवर्नमेंट ने ना HPV वैक्सीनेशन दिया हुआ है। मेन कॉज जो होता है सर्वाइकल कैंसर का वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसको प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीनेशन किया जाता है। जो यंग लेडीज हैं जैसे कि 9 to 14 ईयर्स, रिकमेंडेड तो यही है कि आप 9 to 26 ईयर्स के लिए है, सॉरी, तो उसमें आप अगर लगवाते हैं तो आप क्लियरली उसको रोकथाम कर सकते हैं। मतलब आप अगर इन यंग लेडीज में लगवा देंगे तो उसमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इन फ्यूचर। आप बात की लेडीज से 26 बियॉन्ड है जिनकी शादी हो चुकी है और जो सेक्सुअली एक्टिव हैं वो भी लगवा सकती हैं, उनमें भी ये काम करेगी। लेकिन हाँ, जितना काम यंग लेडीज में करेगी उतना इसमें नहीं करेगी। लेकिन तो इसमें एक सवाल मेरा ये भी है साथ में कि HPV वैक्सीन जो आपने एज ग्रुप बताया है उसके हिसाब से सामान्य परिस्थिति में भी ये लेडीज लगवा सकती हैं। बेसिकली सामान्य परिस्थिति जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है ना बच्चों के लिए, किस लिए देते हैं? बिकॉज जो फ्यूचर में आपकी बीमारियां आपको जो हो सकती हैं उनको पहले से हम रोकथाम करने के लिए दे रहे हैं कि फ्यूचर में बीमारियां ना हो। सिमिलरली HPV वैक्सीन भी वैसे ही काम करेगी, आपके अंदर वो एंटीबॉडीज पैदा कर देगी ताकि इन फ्यूचर अगर आप HPV से इन्फेक्ट होते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी HPV से लड़ सके। होता क्या है कि HPV का जब इन्फेक्शन होता है तो लेडीज को पता नहीं चलता, बेसिकली वो अनडायग्नोस्ड ही जाता है, सिम्टम्स आते नहीं है और बहुत टाइम तक HPV ऐसे बिना अनट्रीट किया हुआ पड़ा रहता है। जब 10 साल 15 साल हो जाते हैं तो वो ग्रो करना शुरू करता है और वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए अगर वो हम पहले से ही दे रहे हैं, मान लीजिए पहले से दे दिया गया, तो आपके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं जो कि आपका अगर इन फ्यूचर कभी इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबॉडीज से लड़के वहीं पे खत्म कर देंगी, तो आपके सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए वैक्सीनेशन आपका HPV का भी अवेलेबल हो गया है, वो हमारे यहाँ भी होता है, आप यहाँ भी आके करा सकते हैं, और भी जगह पे होता है तो आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप उसके लिए भी अपनी आशा बहुओं से और इन सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं फिर बोल रही हूँ, NHM ने आपके पूरे ये सब चीजें चलाई हुई हैं, बेसिकली ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ये जो भी आपके CSP TSC उन पे काफी अच्छे से चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है, डाउट है, या फिर आप विलिंग है कि नहीं हम अपनी बच्चों को बचाना चाहते हैं सर्वाइकल कैंसर, तो जाइए आप आशा बहुओं से मिलिए, उनसे HPV वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग बात करिए और वो लगवाइए। ठीक है। एक कुछ कारण मैं चाहूँगा कि अगर बता सकें आप हमारे श्रोताओं को कि इसके मेजर कारण क्या क्या हो सकते हैं। कि सिम्टम तो हमने जान लिए, पर उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या हम उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए कारण में एक तो होता है आपका खुद का हाइजीन, आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, प्लस मल्टीपल जो सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उनका रहता है। दूसरा जो मल्टी पैरा होते हैं वो हो सकते हैं। मल्टी पैरा मतलब जो 2 से 3 या 4 से 5 जिनके बच्चे हैं उनका रहता है। दीज आर द थिंग्स जो कॉज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपका अपना खुद का हाइजीन हो प्लस अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दीज आर द रीजंस कि हो सकते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो HPV एक्सपोज्ड हो जो आपको नहीं पता। तो इस चीज के लिए फिर आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। ये चीज तो इंडिया गवर्नमेंट भी आपको काफी टाइम प्रोवोक करती है कि नहीं। और इसका समय से पता लगना कितना जरूरी है, और अगर नहीं लगता है तो कितना बड़ा जोखिम है महिलाओं के लिए? मैंने आपको बताया ना, आप कैंसर को जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे आपके आउटकम्स उतने अच्छे रहते हैं। जैसे कि अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 की तरफ जाएंगे, मैंने बोला कि इसको हम 95% तक क्योर कर सकते हैं, प्लस आपका सर्वाइवल जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। 5 साल 10 साल 15 साल तक भी आपको हम विदाउट कैंसर डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, आप सिम्टम्स को छुपा रहे हैं, होता यही है नॉर्मली कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन वो आसपास के लोगों से बात नहीं करते, कन्वे नहीं करते, तो ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और जब दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तब वो अस्पताल में कांटेक्ट करते हैं। तो जब स्टेज 3 या स्टेज 4 में आप लैंड अप कर चुके होते हैं तो उसके आउटकम डिफर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम
उसको डिजीज को उस स्टेज में हम रोकने की कोशिश कर पाएंगे, पर पूरी तरह से क्योर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और प्लस आपका सर्वाइवल जो है, जीने का जो आपके साल होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिजीज फ्री नहीं रह पाते। और प्लस आपका ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू चलता रहता है जब तक आप जीवित रहते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्क्रीनिंग कराते रहें अपनी। और स्क्रीनिंग के लिए मैंने फिर आपको प्रॉम्प्ट करूंगी कि नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो आशा बहुएं अगर डील कर रही हैं तो वो जाके और महिलाओं को जागरूक करें, बताएं और अपनी नजदीक की CSC PSS पर ले जाके उनकी स्क्रीनिंग करें, जो बहुत जरूरी है। जी, इसमें खान पान से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप देना चाहेंगी? खान पान में मैंने पहले ही बताया, फिर बोलूंगी। आप कोई भी डिजीज आपको तभी होती है जब हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई होती है। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग उठना, वर्कआउट करना, हेल्दी फूड लेना, जैसे कि आपको मैंने बताया था फूड, जो कॉमन फूड हैबिट्स हमारी हैं प्रॉपर होना चाहिए। न्यूट्रिशंस आपको हो, आप वर्कआउट्स करें, तो जो एक कॉमन हमारा डे टू डे लाइफ में होना चाहिए वर्कआउट का पोर्शन। मतलब आपके हिसाब से कि अगर हम सारी हर तरह की बीमारी पर अगर फोकस करते हैं, मान लीजिए, या उसकी बात कर रहे हैं, तो ये इस तरीके की आपकी हैबिट्स या आपका वर्कआउट सारी चीजों पर काम करेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सर, आप कोई भी डिजीज लीजिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो नॉर्मल बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं, तो बिकॉज ऑफ डाइट, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ही है कहीं ना कहीं। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है हर चीज के लिए ही। प्लस कैंसर में थोड़ा सा जेनेटिक चीजें भी रहती है। अगर आप फैमिली में किसी को पहले से, फैमिली इन द सेंस कि आपके माता पिता या फिर जो आपके क्लोज रिलेटिव है, भाई बहन या माता पिता किसी को होता है, तो आपको होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो ये जेनेटिक इफेक्ट भी पड़ता है इसमें, आपके कैंसर में। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं थोड़ा और आपको अवेयर रहने की जरूरत है, थोड़ा और सजग रहने की जरूरत है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ भी आपको माइन्यूटली भी लग रहा है, तो आप आसपास तुरंत कांटेक्ट करें अपने चिकित्सक से, उसको लाइटली ना लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोमिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेडियो खीरी पर इतनी अहम जानकारी अपने श्रोताओं से साझा करने के लिए। पर हम चाहेंगे कि जाते जाते आप कैंसर को लेकर क्या संदेश अपने श्रोताओं को देना चाहेंगी? देखिए, मैं अंत में आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी, विशेष रूप से स्तन और सर्वाइकल कैंसर में, कि समय पर पहचान, टीकाकरण, स्क्रीनिंग और उचित उपचार से अगर हम इन चीजों को प्राथमिकता देते हैं तो आपके जीवन में हम और सहयोग दे के आपका जीवन और आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी स्क्रीनिंग, अपना जो समय पर पहचान है वो कराएं और इसको बिल्कुल भी हेसिटेशन ना करें कि हाँ हमें कुछ भी फील हो रहा है। बेसिकली दीज आर द ऑर्गन्स की पेशेंट्स, नॉर्मल सी बात है कि फीमेल्स हेसिटेट कर जाती हैं, बेसिकली जो हमारी गांव से जुड़ी महिलाएं हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज हेसिटेट ना करें, शर्माएं नहीं, अपने घर वालों को बताएं, अपने गांव में जो भी आशा बहुएं हैं उन्हें बताएं, कांटेक्ट करें और नजदीक के अस्पताल में कांटेक्ट करके प्रॉपर इलाज कराएं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रोमिता, बहुत धन्यवाद आपका। आपके दिल के तार रेडियो के साथ, रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।